जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स करेगा, ये करता है n-1 डी ऑर्बिटल, तो उसे कहते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स करेगा n-1 डी ऑर्बिटल, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं इसे। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। जो डी ऑर्बिटल होता है पार्शियली फिल्ड होता है, यानी D1 से लेके और D9 तक होता है। और ये कैसे होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट में एज वेल एज इन एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन एक्साइटेड स्टेट, दोनों स्टेट में से किसी स्टेट में भी एक कैसे होना चाहिए? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, तो उसे कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि जो जिंक होता है, कैडमियम होता है या मरकरी होता है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जो जिंक है, कैडमियम है या मरकरी है, इसमें फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। जब फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा ग्राउंड स्टेट में एज वेल एज इन एक्साइटेड स्टेट में, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर्स करता है, एंटर्स करेगा कहाँ पे? डी ऑर्बिटल, इसीलिए डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि इसके पास जो डी ऑर्बिटल है फुली फिल्ड होता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन क्या है कि वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए ग्राउंड स्टेट में एज वेल एज इन एक्साइटेड स्टेट में। इसीलिए क्वेश्चन इसमें कई बार पूछा जाता है आपसे कि जो Zn, Cd और Hg होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। इसी के रिस्पेक्ट में एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, वो है कि ये कॉपर और ये Ag और Au, ये भी फुली फिल्ड होते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। क्यों? जबकि फुली फिल्ड होते हैं फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि इसमें क्या होता है, जो 3Cu होता है इसमें आता है 3D10 4s1, इसके बाद Ag होता है, इसमें भी आता है यहीं पे, सॉरी हाँ, ये आता है आपका 4D10 5s1, Au आ जाएगा तो यहाँ पे 5D10 और ये 6s1, इस तरीके से आ जाएगा ये। तो इसके केस में क्या होता है कि जो ये होता है ये ग्राउंड स्टेट में होता है, लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियली फिल्ड हो जाएगा, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो जाता है। तो इसी तरीके से ये भी D9 में, ये D9 और D8 में आ जाते हैं। तो जब ये कंडीशन आ जाती है इनकी, कब? जब ये एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ये तो तब था जब ये ग्राउंड स्टेट में थे, लेकिन जैसे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ये भी +3 तक कर सकता है, तो ये D8 D9 में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो जाएगा इनके पास, और जब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इन एक्साइटेड स्टेट दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में होते तो इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, इसीलिए हम इसे
ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ये D10 कब होता है? जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है। तो ग्राउंड स्टेट में वो फुली फिल्ड होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में पार्शली फिल्ड हो जाता है। इसी वजह से हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं, ये 4 पार्ट में क्लासिफाई होता है। पहला आता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या इसे कहते हैं 3D सीरीज। ऐसी दूसरा आता है इसमें सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, या इसे कहते हैं 4D सीरीज। फिर आता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या इसे कहते हैं 5D सीरीज। फिर आता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, या इसे कहते हैं 6D सीरीज। तो इसका नाम ऐसा क्यों रख दिया इन्होंने? इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स करेगा तो वो 3D में करता है, इसलिए इसका नाम 3D लग दिया। ऐसे इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर्स कहाँ करेगा? 4D में करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं 4D। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे करेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 5D में, इसीलिए इसे कहते हैं 5D सीरीज। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स करता है कहाँ पे? 6D में। कुल मिला के लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर करेगा उस ग्रुप का नाम वही रख दिया नाम। इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? तो इसका कैसे हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 3D 1 to 10, 4s 1 to 2। इसका क्या होगा लास्ट में? इसका आ जाएगा 4D 1 to 10, 5s 1 to 2। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? एक और बढ़ा दो इसमें, 5D 1 to 10 और 6s 1 to 2। इसका क्या होगा? एक और बढ़ा दो इसमें, 6D 1 to 10 और 7s 1 to 2। कई बार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी आपको पूछा जाता है। अगर कहेंगे कि डी ब्लॉक का बताओ, तो डी ब्लॉक का होगा n-1, D 1 to 10 और ns2 1 to 2। तो ये आउटर मोस्ट है। देखो ये n-1 क्यों कहा है? क्योंकि ये n से कम होगा। जैसे ये 4 है तो ये एक कम होगा 3, ऐसे ये 5 है तो एक कम हो जाएगा 4, ये 6 है तो एक कम हो जाएगा 5, ये 7 है तो एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपका। इसके अलावा एटॉमिक नंबर कौन कहाँ तक होता है? जो एटॉमिक नंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच में होगा। इसका एटॉमिक नंबर 38 से 39 to 48 होगा। इसमें एटॉमिक नंबर होता है 57, उसके बाद 72 से 80 तक होता है। और इसमें एटॉमिक नंबर होता है 89, उसके बाद 104 से 112 तक। तो ये आपको 4 क्लासिफिकेशन में पूछी जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ही ले लेना इसका डायरेक्ट। तो पहला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। इसमें नाम कौन से आते हैं? आपको इसका शॉर्टकट नेम बताया था मैंने। इसमें आता है ये सीटी वाली कार में फेंको निकोजन, सीटी वाली कार में फेंको निकोजन, फेंको निकोजन, या सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट में फिर कोई नया कप जिताएंगे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट में फिर कोई नया कप जिताएंगे। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के क्या होते हैं? यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पर आएंगी सिद्धू। तो यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पर आएंगी सिद्धू। तो ये 39 से स्टार्ट होगा 48 तक, ऐसे 21 से स्टार्ट होगा 30 तक। इसके बाद थर्ड वन कहाँ पे आता है? थर्ड वन आता है आपका 57, उसके बाद ये, उसके लिए होता है ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटवाऊंगा, पिटवाऊंगा, पीटी, पीटी मतलब प्लेटिनम उंगा और हाजी, पिटवाऊंगा हाजी। तो ये 57 वाला ये आ जाएगा LA, और इसके बाद आगे बढ़ते चले जाए। इसके बाद 72 से 80।
और यहाँ 89 होता है एक्टिनियम, और उसके बाद आईयूपीएसी नेम आ जाते हैं इसमें। आईयूपीएसी क्या होता है, 1 के लिए यू, 0 के लिए नील और 4 के लिए क्वार्ट। तो आईयूपीएसी नेम यूज करते, तो ये इसके नाम भी हो गए। तो सेकंड इसमें आता है। थर्ड में इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 से और 30 तक में ज्यादा आते हैं। 21 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले ये समझ में आ गया कहाँ तक? यस सर। अब अगर वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर आपको 3D के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 3D में कैसे क्वेश्चन आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले स्कैंडियम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गन। उसके बाद फिर 3D1 4s2, इसके बाद टाइटेनियम, आर्गन, ये आता है 21 22, इसका होता है 3D2 4s2। इसके बाद है सीटी वाली कार में फैंकोनिकुजन। तो यहाँ पे आर्गन सबके साथ चलता चला जाएगा आर्गन का, बस आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे 3D3 4s2, ये एक्सेप्शनल केस है। इसमें होता है 3D5 4s1। उसके बाद फिर ये भी 3D5 4s1। इसके बाद 3D6 4s2, यहाँ पे 2 आएगा। फिर 3D7 4s2, फिर 3D8 4s2। उसके बाद फिर ये एक्सेप्शनल केस है 3D10 4s1 और 3D10 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3D सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 3D से ही पूछे होते हैं। तो 3D का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो इसकी लगभग 12-13 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसी को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला आता है इसमें आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में जो हम 3D को देखते हैं, तो 3D में क्या होता है, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, CRMNFE ठीक है। तो पहले क्या होता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज पहले डिक्रीज होता है। फर्स्ट हाफ में साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर सेकंड हाफ में साइज क्या रहता है, सेम रहता है, रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम। और लास्ट में क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। लास्ट में साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका रीजन पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है। डिक्रीज का तो सिंपल सा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर सेम क्यों हुआ, सेम इसीलिए हुआ कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था और जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं। कौन, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ये बढ़ेगा ये भी बढ़ रहा है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए साइज क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे साइज बढ़ता नहीं, सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे लास्ट में आके क्यों बढ़ जाता है, लास्ट में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अब डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंजेस्टेड होंगे, पास पास आ जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम ज्यादा हो जाता है। और जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो अब साइज क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए 3D में पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर सेम रहता है और लास्ट में इंक्रीज होता है। तो ये इसका रीजन हो गया पहले का। अब उसके बाद दूसरा रीजन इसमें आता है कि अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा। तो अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो उसके केस में क्या होता है, 3D 4D 4D और 5D। तो ऑब्वियस बात है कि 3D से 4D का साइज बड़ा होगा, लेकिन 4D और 5D का साइज लगभग सेम होता है। उसका रीजन क्या होता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से 4D और 5D का साइज सेम रहता है। तो 3D से 4D का साइज क्यों बढ़ गया? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 4 है, नंबर ऑफ सेल इसमें 4 है और इसमें नंबर ऑफ सेल 5 है। जैसे एक सेल बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि साइज बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया इसीलिए साइज बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी और एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, ये बहुत कम शील्डिंग इफेक्ट शो कर पाते हैं। जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो कर पाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किसका? 5D का। 5D वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि ये उसको क्या करेगा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि डी और एफ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो पूरा न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगता है और उसे अपनी तरफ खींच लेगा और ये इतना खींचता है कि इन दोनों का साइज सेम हो जाता है। इसमें क्या है देखो, 4D में आता है यारी जरा निभाना और 5D में आता है ला हफ्ता। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज सेम क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके जितने भी आगे वाले हैं लगभग साइज सेम होगा, लेकिन इसका एक्यूरेट होता है, यहाँ पे सिमिलर होता है इसीलिए, लेकिन इसके आगे जितने भी जाएंगे तो उसमें लगभग लगभग सेम होगा। तो जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज सेम क्यों होता है अगर क्वेश्चन आता है आपके पास? तो बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका साइज के बेस पे क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि कलर वगैरह। कलर, तो जितने भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं। कलर का मेन रीजन यहाँ पे क्या होता है? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल है 2 पार्ट में टूट जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, जैसे आपने लाइट पास करी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर में जंप कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर में जंप कर जाता है। उस टाइम के बाद ये अपनी पोजीशन में वापस आना चाहेगा। उस टाइम में अगर ये अपनी पोजीशन में क्या होता है? वापस आना चाहता है, तो जैसे ही वापस आता है तो क्या करता है? ये कॉरेस्पॉन्डिंग कलर को यहाँ से इम्पार्ट करता है, कलर को इम्पार्ट करेगा और वही उसका कलर माना जाता है, इम्पार्ट। ठीक है, अब वैसे अगर हम देखेंगे तो इसको आपको बताया था विबग्योर वाला होता है, VIBGYOR। अगर इसने कौन सा कलर को एब्जॉर्ब किया? इसने वायलेट कलर को एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन कलर दिखेगा। अगर सॉरी किसको? येलो कलर दिखेगा। अगर ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया तो रेड दिखेगा। ब्लू कलर को एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज दिखेगा। तो ये विबग्योर है, ये डायग्राम आता है आपके पास। इसने ये कलर एब्जॉर्ब किया तो कौन सा कलर शो होगा? तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग कलर शो करते हैं, यानी उसे एब्जॉर्ब करेंगे बाकी सारे कलर को एमिट कर देते हैं और वही उसका कलर माना जाता है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि एक कलर को ये एब्जॉर्ब करेगा, एक वेवलेंथ वाले कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी सबको एमिट कर देता है। बाकी ऑल कलर को क्या करता है? ये एमिट कर देता है। तो उसके एवज में हम देखते हैं जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कलर होगा वो इस हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, तो अगर कलर आता है सिंपल तो हम कहेंगे डी ट्रांजिशन का। अब कलर चेक कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर्ड हो जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे कहेंगे कलरलेस। तो इस तरीके से हम उसका कलर को चेक करते हैं कि कलर है या कलरलेस है। इसके बाद आता है आपके पास ये क्वेश्चन, कलर के बाद आता है आपका मैग्नेटिक करैक्टर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमें पता है 2 तरह के प्रॉपर्टी शो करता है कोई भी कंपाउंड, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं जनरली वो इन्हीं 2 पे आते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इससे हम लोग मैग्नेटिक करैक्टर को पता लगा लेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे उससे पैरामैग्नेटिक,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम उसे कहेंगे डायमैग्नेटिक। निकालते कैसे हैं? तो मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का तरीका होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है √n n+2। n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे रखेंगे, और ये bm दिखाते हैं लास्ट में। तो bm इसकी यूनिट होती है, bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन bm होता है। ठीक है, तो बोर मैग्नेटन वो जो मैग्नेटिक मोमेंट को शो करता है। तो n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी का भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको कोई कंपाउंड दिया होगा या कोई आपको दे दिया वैनेडियम दे दिया 2+, बोलेंगे बताओ इसका कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो पहले आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये हो जाएगा 3d3 4s2। फिर इससे इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा? पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे ये वाला, कौन सा? बाहर वाला, आउटर मोस्ट वाला। तो यहाँ पे 2+ लिखा है तो ये बाहर का 2 निकलेगा, तो आपके पास बच जाएगा आर्गन और 3d3। 3d3 का मतलब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। अब इसको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करोगे आप तो आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 3+2, तो 3+2 मतलब 5 × 3 यानी 15, 15 मतलब 3.87 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक कोई भी कंपाउंड दिया होगा, आपको बोलेंगे कि बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, और दूसरा ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके पास आपके पास एलओआई फॉर्मेशन के लिए। एलओआई फॉर्मेशन, तो ये कंपाउंड है जो एलओआई फॉर्मेशन करते हैं। एलओआई का मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, 2 और मोर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? आपस में मिक्स होते हैं, कंबाइंड होते हैं, और उसी को हम एलओआई कह देते हैं। एलओआई फॉर्मेशन करते हैं, इससे फायदा क्या होता है हमें? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये कि केमिकली इनर्ट होते हैं, इसमें कोरोजन नहीं होता है, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। इनर्ट का मतलब कोरोजन नहीं होगा, इसमें कोरोजन नहीं होता। दूसरा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है पहले के कंपैरिजन, यानी पहले से ज्यादा हार्ड या मजबूत हो जाता है, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कंपेयर टू बिफोर। तभी हम लोग मिलाते हैं ताकि वो और मजबूत हो जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए। तो पहले के कंपैरिजन में, प्योर स्टेट के कंपैरिजन में क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, उससे ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, केमिकली इनर्ट हो जाता है। तो ये इसकी बेनिफिट है, इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको मिक्स करते हैं ताकि ये इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा डेवलप हो जाए पहले से। इसके बाद आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल किसे कहते हैं? देखो, जब आप लैटिस बनाते हो, जब आप मेटल होता है, ये मेटल लैटिस बनाता है, तो इस तरीके से लैटिस बन जाता है। तो ये लैटिस बनता है तो इसके बीच में क्या आता है? गैप आ जाता है। यहाँ पे गैप आपको दिखने लगेगा। इस गैप में छोटे कंपाउंड जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो छोटे कंपाउंड है, अगर वो इस इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, इस साइट को हम कहते हैं, खाली गैप को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो जो ये इंटरस्टिशियल साइट है, इंटरस्टिशियल साइट में अगर ये छोटे कंपाउंड ऑक्यूपाई चले जाते हैं, इसमें ऑक्यूपाई हो जाते हैं छोटे कंपाउंड जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो जो स्मॉल स्मॉल एटम होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं इस कहाँ पे? इंटरस्टिशियल साइट पे, इंटरस्टिशियल साइट में। किसके? मेटल लैटिस के, ट्रांजिशन मेटल होता है उसके मेटल लैटिस में, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसके भी इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसकी भी सेम इंपॉर्टेंस होती है। पहला, ये हार्ड हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्डर हो जाएगा। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में।
तीसरा, ये भी केमिकली इनर्ट हो जाता है, केमिकल इनर्ट या अनरिएक्टिव हो जाता है, इसमें कोरोजन जल्दी नहीं होता है। और लेकिन इसकी कंडक्टिविटी सेम रहती है, कंडक्टिविटी सेम रहती है प्योर के कंपैरिजन में। बाकी प्योर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, इसीलिए हमको इंटरस्टिशियल कंपाउंड की ज़रूरत होती है। तो प्योर मेटल के कंपैरिजन में ये अच्छी खास बात होती है। इसीलिए इसको पहचानेंगे कैसे, इसको यहाँ पे लिखा हुआ जैसे टाइटेनियम है, इसके आगे H लिख दिया, इसका मतलब H उसके इंटरस्टिशियल में ऑक्यूपाई। जैसे वेनेडियम है, यहाँ C लिख दिया, यानी वेनेडियम था उसके सामने C है। ऐसे यहाँ पे कोई दूसरा कंपाउंड Mn दिखा दिया और उसके आगे Na लिख दिया, N, यानी मैग्नीशियम है, मैग्नीज है और उसके इंटरस्टिशियल साइड में नाइट्रोजन लगा हुआ है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है इसका, या ये मैलिएबल हो जाते हैं, मैलिएबल, डक्टाइल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन यही होता है कि ये हाई मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। रीजन क्या है इसका, रीजन ये होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाएगी। जितनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतना ये हाई मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अल्टीमेट क्या आ रहा है आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर को शो करेगा। अब मेटेलिक कैरेक्टर में जैसे मैंने कहा हार्डनेस, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो हार्ड ज्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन। ठीक है, तो हार्ड कौन ज्यादा होगा, जैसे मैंने कहा वेनेडियम है, तो वेनेडियम में D3 यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मैंने लिख दिया क्रोमियम, क्रोमियम में D5 होता है यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सीधी सी बात है, क्रोमियम ज्यादा हार्ड होगा किससे, वेनेडियम से। इस तरीके से आप हार्डनेस को कंपैरिजन कर सकते हो, कौन ज्यादा हार्ड होगा कौन कम हार्ड होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, क्रोमियम का ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, वेनेडियम के कंपैरिजन में। क्यों होगा, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको सब कुछ यहाँ पे डिसाइड करता है। ऐसी सेम है मेटेलिक कैरेक्टर में, हम एक अलग से लिख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट को और बॉइलिंग पॉइंट। जनरली इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ये भी किस पे डिपेंड करता है, रीजन सेम है इसका भी। रीजन ये है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग में, मेटेलिक बॉन्डिंग। जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन मेटेलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, यानी जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो किसका कम और किसका ज्यादा होना चाहिए। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि जिंक हो गया, कैडमियम, जैसे मरकरी आपने सुना होगा लिक्विड होता है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, या ये सॉफ्ट होते, हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते। क्यों होते, उसका रीजन क्या है, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फुली फील्ड होते हैं। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, D10 है, D10 है। तो जब फुली फील्ड होगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाएगी, इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, और जब वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, ये मेटेलिक कैरेक्टर कम शो करेगा। तो सारा आंसर आपका किस में आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आएगा। ठीक है, तो मेन आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही टारगेट करना है।
तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से सारी चीजें, जितनी भी चीजें आती हैं ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे Fe का Fe+2 भी कर रहा है, +3 भी कर रहा है। Mn का ये दुनिया भर का करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, तो जब ये दुनिया भर के करते हैं उसका रीजन क्या है? ये वेरिएबल का मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं? इसका रीजन होता है कि इसके जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल होते हैं, लास्ट 2 ऑर्बिटल, और लास्ट में 2 ऑर्बिटल कौन से होते हैं इसके? एक होता है डी का n-1d ऑर्बिटल, और एक होता है ns ऑर्बिटल। इन दोनों की एनर्जी लगभग लगभग सेम होती है, बोथ हैव अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी, सेम एनर्जी या सिमिलर एनर्जी, बहुत कम डिफरेंस होता है। इसकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम होता है। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे ये होता है कि दोनों के दोनों बोथ कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, तो दोनों हैं जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल होते हैं, दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये रीजन आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि 3D में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? तो ये आपका Mn का +7। और हाई नंबर का जो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? ये भी Mn करता है। और ज्यादा किसके होते हैं? वो भी Mn के होते हैं। ठीक है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि इसके NS और ND, NS आउटर मोस्ट और n-1d ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम कह रहे थे सारा खेल किसका था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा शो करेगा, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हाईएस्ट भी कौन करता है? Mn करता है, और मैक्सिमम नंबर भी Mn करता है। लेकिन ये 3D की बात है केवल। अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं 3D 4D और 5D, इन सबको मिला के सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? तो वो होती है ओसेनियम या रूडियम की। इन दोनों का +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। ठीक है, ये कौन सा है? देखो 4D में क्या था? यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट। और यहाँ पे था ला, हफ्ता, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा से। तो ये RU और OS, ये दोनों के दोनों की +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट माना जाता है। ठीक है, तो पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? तो ये OS और RU की +8। लेकिन अगर 3D में आएगा तो ये है Mn की +7। और सबसे ज्यादा भी Mn करता है। रीजन क्या है उसका? कि जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल होते हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये Mn करता है। और सेम कॉन्सेप्ट किसका है? इसका भी है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट के 2 ऑर्बिटल में। NS और n-1d में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये करता है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा इसमें आता है कि ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं? ज्यादातर देखा होगा आपने कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ट्राइसन एलिमेंट होते हैं, ये काम करते हैं कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं? कि एक तो इसमें होता है अब प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है।
वैकेंट डी ऑर्बिटल। और दूसरी चीज इसमें आती है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवा सकता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो इसकी वजह से जनरली ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है इनकी, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो हमने अभी देखा था कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक ही होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होती है। उसका रीजन क्या होता है? रीजन पहला वही है आपका प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें वैकेंट डी खाली जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है डी ऑर्बिटल वो वैकेंट होता है। दूसरा इसमें हाई आयनिक चार्ज होता है, हाई आयनिक चार्ज होता है इसमें, यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा होती है। और ये प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और इसके अलावा इसका साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन जो लाइगेंड्स देता है, हमें पता है जहाँ पे लिगेंड्स होता है, तो लिगेंड्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम का काम करते हैं, ये करते हैं सेंट्रल मेटल एटम का काम। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कब करेगा, जब उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और उसके लिए हाई आयनिक चार्ज होना चाहिए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जितना छोटा साइज होता है उतना इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर पाता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, तो टाइम खत्म हो गया, फिर से रिज्वाइन करना।